Are you sure? Here's the 30-second lesson on what legends know. Never ask a bride why she's getting married. Don't wear a skirt on a windy day. Deodorant is not a shower. Don't sniff chili flakes. And don't forget, saving is not investing. Legends don't just save, they invest in mutual funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे पॉलिटिकल एडिटर डीके सिंह और हम दोनों देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों पर चर्चा करने के लिए आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं इस शो पर, जिसका नाम है हेडलाइंस के पीछे डीके के साथ। डीके, चलिए सवालों से शुरुआत करते हैं। इस बार हमें भारत की राजनीति से लेकर अमेरिका तक काफ़ी सवाल आए हैं। सबसे पहले सवाल लूँगी, संकल्प का हमारे मेंबर हैं, इनका सवाल हमसे लास्ट टाइम हम ले नहीं पाए थे समय की कमी की वजह से। इनका सवाल है, बोल रहे हेलो डीके एंड अपूर्वा, मैं आपसे अमेरिकी राजनीति के बारे में सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन चूंकि कई लोग इसे इतिहास का सबसे बड़ा कमबैक कह रहे हैं, क्या आप ग्लोबल राइट विंग पॉलिटिक्स के एवोल्यूशन के बारे में बात बता सकते हैं? उदाहरण के लिए न्यू हिंदू राइट कम से कम हिंदू फोल्ड में डाइवर्सिटी को कहीं अधिक स्वीकार करने वाला है, दूसरी ओर लेफ्ट इको चेम्बर्स में सिमटता जा रहा है। टू बी क्लियर, लोग अपनी लेन के हकदार हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट। ऐसा लगता है कि नौकरियों की सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी और क्राइम वेव्स जैसे सोशल मुद्दों के प्रति क्लियर एपैथी है और इन्हें लेफ्ट द्वारा इमेजिनेशन के रूप में खारिज कर दिया गया है, लेकिन राइट के द्वारा एम्पैथी के साथ इन्हीं मुद्दों का समर्थन हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो संकल्प को कहना चाहूँगा, लास्ट टाइम हम नहीं ले पाए, उसको क्लैरिफाई कर दें कि क्वेश्चन तो हमने लिया था, मैंने बोला, लेकिन बाद में हमने उसको निकलवा लिया जी उस आंसर को, बिकॉज ऐसा था कि मैं उसके अगले दिन एक बहुत ही सीनियर बीजेपी फंक्शनरी से मिलने वाला था। अच्छा। और मुझे लगा वो थोड़े इंटेलेक्चुअल माइंडसेट के हैं, किताबों तो अब लिखते रहते हैं, तो हमें लगा चलो उनसे भी एक थोड़ा सा ज्ञानवर्धन में कर लूँ। लेकिन जब उनसे मिला मैं नेक्स्ट डे, तो इनका क्वेश्चन का तो मैंने हटवा लिया क्वेश्चन आंसर वो, लेकिन उनसे मिला, जब पूछना शुरू किया कि उन्होंने पूछा था कि हिंदू राइट के राइज पे, तो फिर उनका जवाब था कि देखिए, इसको आप राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं, एक हिंदू धर्म तो एक दर्शन है। और उसके बाद फिर वो हमारा डिबेट उनका शुरू हो गया, दर्शन और तत्व, और काफ़ी वो डीप में चले गए जी। तो फिर हमें लगा कि चलो, मतलब जिस तरह का सब आंसर सोच रहे होंगे वो तो हुआ नहीं, खैर मतलब कारण वही था। जहाँ इनके क्वेश्चन की बात है, देखिए ग्लोबली बहुत सारे इस पे स्टडीज होते रहते हैं, कई पेपर्स आते रहते हैं इस पे, और काफ़ी डिबेट चलता रहता है इंटेलिजेंस से हम इसको लेके, राइज ऑफ द राइट। बहुत सारे कारण दिए जाते हैं, जैसे अब एक यूरो स्केप्टिसिज्म जो है उसको कहते हैं। यूरो स्केप्टिसिज्म में जैसे अब लगने लगा यूरोप में लोगों को कि एक पूरा एक हमारा नेशनल सॉवरेंटी जैसे एक ख़त्म हो रहा है, फिर उनके जो एक्सपेक्टेशंस थे वो उससे नहीं आ रहे थे। बहुत सारे कारण यूरो स्केप्टिक्स के पास थे इसके कारण, जो कह रहे हैं कि उसके बाद से करीब 2000 के बाद से 21वीं शताब्दी में आते आते वो स्केप्टिसिज्म का इतना ज़्यादा बढ़ गया। उसके कारण कहीं उतने बहुत ज़्यादा कारण में नहीं जाऊँगा मैं, काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन एक वो कारण गिनाया जाता है यूरो स्केप्टिसिज्म। फिर दूसरा होता है कि 2008-9 का जो एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया, उसके बाद से लोगों में एक जो बहुत बड़ा एक अनएम्प्लॉयमेंट से लेके इकोनॉमिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई, इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया चारों तरफ, और उनको अपनी गवर्नमेंट से जहाँ जहाँ थे वो खुश नहीं थे। एक ऑल्टरनेटिव फिर वो देखने लगे, और एक जो फीलिंग उसमें आई, जो कहते हैं कि एक एस्टेब्लिशमेंटेरियन, एंटी एस्टेब्लिशमेंटेरियन एक माइंड से चला गया कि ये जो पार्टी हैं स्टेटस को वाले एस्टेब्लिशमेंटेरियन, उनसे कुछ होने वाला नहीं जी। ऑल्टरनेटिव देखने लगे, और वहाँ पे राइट के लिए उसको भी एट्रीब्यूट किया जाता है। फिर जैसे एक दूसरा कारण कह दूँ, जैसे फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं टॉमस पिकेटी, उनका एक पेपर आया था 2018-19 में, बाद में एक आध दो पेपर और भी आया। अब उनका था, जैसे उन्होंने स्टडी किया हुआ था पोस्ट इलेक्शन सर्वे के बेसिस पे फ्रांस, अमेरिका में और ब्रिटेन में, वो 1748 से लेके और 1948 से लेके 2017 तक का उन्होंने सारे नेशनल इलेक्शंस को इन्होंने स्टडी किया था, वो पोस्ट पोल सर्वे के बेसिस पे। उनका कंक्लूजन इंटरेस्टिंग था। उनका कहना था कि देखो, शुरू में जो था सो लेफ्ट के साथ एक लो इनकम वाले, लो एजुकेशन वाले लोग लेफ्ट के साथ रहते थे,
और हायर इनकम हायर एजुकेशन वाले राइट के साथ रहते थे। अच्छा। 70s से ये चेंज हुआ। इनके पिकेटी के पेपर का नाम इनफैक्ट है ब्राह्मण लेफ्ट एंड मर्चेंट राइट। तो 70s से कह रहे हैं कि उससे जो नया चेंज होने लगा, इसमें चेंज हुआ कि जो कि हायर इनकम वाले जो है, जिसको कि ब्राह्मण लेफ्ट कहते हैं, सॉरी हायर एजुकेशन वाले जो है जिसको ब्राह्मण लेफ्ट कह रहे हैं, मतलब इंटेलेक्चुअल एलीट, वो लेफ्ट की तरफ आ गए। अच्छा। और ये हायर इनकम वाले वो राइट की तरफ रह गए, और लो इनकम और लो एजुकेशन वाले जो है उनको वो मतलब अबैंडन हो गए, उनको सामने छोड़ दिया। उनको कोई एड्रेस नहीं करा था उन्हें कंसर्न्स को, तो वो धीरे धीरे राइट की तरफ शिफ्ट कर गए। तो वो जो कहते हैं कि मर्चेंट राइट, वो जो कहते हैं कि रिच मतलब हायर इनकम के लोग वो राइट की तरफ हैं, और वो कहते हैं वो ब्राह्मण लेफ्ट जो इंटेलेक्चुअल एलीट जो है इधर बचा हुआ है। बहुत सारे मल्टी एलीट पार्टीज भी होते हैं। तो एनीवे, तो मैं कह रहा हूँ कि कई इसमें थोड़ी जाते रहे हैं इस पे कि कैसे इसका राइज होता गया यूरोप में, यूएस में। इंडिया की बात करें उसमें, अब चूंकि इन्होंने डिस्कशन शुरू किया, हिंदू राइट से लेके बात शुरू हुई, तो मैंने कहा है कि मुझे किसी पॉलिटिशियन ने क्या कहा, और इस पर भी काफ़ी स्टडी जो है, काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है, तो डिटेल में मैं क्या जाऊँ, लेकिन बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि देखिए इंडिया में राइट तो हमेशा से रहा ही है ना। आप 90th सेंचुरी 20th सेंचुरी जितने हिंदू रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स हुए, उनका जो इम्पैक्ट पड़ा एक सोशो पॉलिटिकल कल्चरल लाइफ पे, आप फ्रीडम मूवमेंट में देखें कितने हिंदू रिलीजियस सिंबल्स सारे यूज किए गए, मतलब आइकन्स यूज किए गए उसमें। अब तिलक ने गणेश चतुर्थी को जैसे यूज किया पूरे एक नेशनलिस्टिक फॉर्मूला लाने के लिए। उस समय एक राइटिंग भी देखें, मतलब एक रिलीजन वाज ऑलवेज देयर। आप उस समय का पॉलिटिक्स से फ्रीडम मूवमेंट, जैसे कांग्रेस की पॉलिटिक्स से देख लीजिए, कांग्रेस में सारे थे, राइट लेफ्ट सेंटर सारे लोग उसमें थे। अब मदन मोहन मालवीय, अब वो हिंदू महासभा सेटअप करते हैं, और उसके बाद वो कांग्रेस में जाते हैं, महासभा में आते हैं, कांग्रेस में जाते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जी। आपको। इवन हेडगेवार भी कांग्रेस में थे, उन्होंने कहा ऐसी सेशन के लिए भी काफ़ी काम किया उसको ऑर्गेनाइज करने में। तो वो चलता रहा, और पता ही है मतलब कांग्रेस में कितने राइट वाले ग्रुप्स, लेफ्ट वाले ग्रुप्स, हमेशा से लगातार उनमें डिबेट चलता ही रहा, तो सबका रिफ्लेक्शन होता ही रहता था उसमें। तो अगेन मैं जो कह रहा हूँ कि राइट ऐसा नहीं था, राइट हमेशा से ही रहा है। आप इलेक्शन के इंडिपेंडेंस के बाद भी देख लीजिए अगर, तो 52 में देख लीजिए। अब जनसंघ की बात करें, जनसंघ को उस समय में 3% सीट आई थी, 3 सीट आई है, 3% वोट्स आए। रामराज्य परिषद था, रामराज्य परिषद को भी 3 सीट्स आई उस समय। और उसका जनसंघ का आप देखेंगे उसके आएगा राइज। अब 52 में अगर 3 थे, 57 में 4 हो गए, फिर मेरे ख्याल से 62 में करीब 14 या 15 हो गए, 67 में 35 पहुंच गए। जनसंघ 35 सीट्स लोकसभा सीट्स थे 67 में, और कुछ वोट शेयर भी मेरे ख्याल से 10% से ज़्यादा ही था। थोड़ा सा 72 में डिप हुआ, उसके बाद तो फिर 22 सीट पे आ गए। उसके बाद फिर जनता पार्टी में फिर पूरा विलय हुआ, तो उसके बाद फिर चेंज कर गया। फिर से राइज उसका देखेंगे 80s में, कई कारण हो सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं ये शाहबानों वाले जो राजीव गांधी ने जो मिसस्टेप लिया शाहबानों केस के बाद, उससे भी काफ़ी एक राइट को बढ़ावा मिला। उसके बाद आपका राम टेम्पल मूवमेंट शुरू हो गया, फिर बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हो गया, तो राइज फिर उसको वापस। तो ये नहीं है कि अचानक से 80s में शुरू हुआ था। जैसे जनसंघ का मैं हिस्ट्री देख के कर रहा हूँ, या इवन फ्रीडम मूवमेंट की बात करें, तो राइट हमेशा से ये रहा है, और जनसंघ का भी राइज देखते चले जाएंगे तो रहे हैं लगातार वो। अभी की जो बात करें, मेरे ख्याल से अभी ये बात करेंगे प्रॉब्ली मोदी के आने की बात। अब इसमें मैं दर्शन और तत्व में तो नहीं जाऊंगा, बट बात वही है कि मोदी में भी एक क्या उनका इमेज था कि एक हिंदू हृदय सम्राट टाइप के बने हुए थे, स्पेशली 2002 गोधरा राइट्स के बाद। लेकिन अब मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद जो राइट के राइज की बात हो रही है, वो पॉलिटिकल राइट की हम बात करें, रिलीजियस राइट की बात करें, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? मोदी केवल राइट ही नहीं है, मतलब वो उनके बहुत सारे कारण होते हैं। केवल अगर राइज होना होता तो पिछले इलेक्शन में राम टेम्पल बनने के बाद आपको कुछ ज़्यादा उसका रिएक्शन दिखता। नरेंद्र मोदी के अपना पर्सोना की बात है, उनके इम्पैक्ट की बात है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ठीक है, अभी 37% वोट्स तो बीजेपी के पास है जो लोकसभा में आया, उसमें आप हिंदू राइट कितना परसेंट कहेंगे,
उसमें मोदी के अपने प्रशंसक कितने हैं, और अगर जब मोदी जब नहीं रहेंगे, कोई दूसरे लीडर आ जाएंगे, तब क्या वो 37% ही रहेगा? वो 37% हिंदू राइट का ही वोट नहीं है। क्या इट्स ए मैटर ऑफ डिबेट। मतलब लेफ्ट की जहां तक बात है तो ठीक है, लेफ्ट तो आप जानते हैं, लेफ्ट का पूरा देखिए एक इरेलीवेंस लेफ्ट का तो सबको क्लियर है। अब क्लास स्ट्रगल नहीं हो सकता। अभी देखिए जब से एक वेलफेयर स्टेट का राइज हुआ है, वेलफेयर स्टेट्स, मतलब आप सेंटर से लेके यहाँ तक देख लीजिए, दूसरे कंट्री में देख लीजिए, वेलफेयर स्टेट्स के आने के बाद वो जो क्लास स्ट्रगल से जो सब कुछ निकलना था वो ब्लंट हो गया। अब वो आर्ग्यूमेंट रहा नहीं है। लार्जर उनका फिलोसफिकल इकोनॉमिक एटीट्यूड, इकोनॉमिक अप्रोच, नॉट फिलोसफी, इकोनॉमिक जो उनका फिलोसफी है, अभी के कॉन्टेक्स्ट में वो पूरा इरेलीवेंट होता जा रहा है। और अब वो खुद ही इतने कंफ्यूज्ड हैं। कुछ दिन पहले इनफैक्ट लास्ट आई थिंक 2 years बैक, लेफ्ट का मुझे याद है वेस्ट बंगाल में इन्होंने इनकी एक मीटिंग हुई थी। उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि देखो ये कहीं ना कहीं टेम्पल्स का और फेथ का जो है वो मैटर करता है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है सो हम टेम्पल्स के बाहर जो है सब अपना बुक स्टॉल ला के बेचना शुरू करेंगे, ताकि लोग वहाँ जो जाते हैं वो भी कम से कम आके पढ़ें, तो कम से कम हमारा बुक खरीदना शुरू करेंगे। अभी उनके CPM की कांग्रेस के पहले एक ड्राफ्ट पॉलिटिकल रेजोल्यूशन उन्होंने बनाया है। उसमें वो कह रहे हैं कि देखो हमको बिलीवर्स के साथ इंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे हम वो जिसको कम्युनलिज्म कहते हैं उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं, RSS को हम काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, तो बिलीवर्स से कैसे इंगेज करें, वो सारा डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली टोटल कन्फ्यूजन, लीडरशिप खत्म हो गई है। और आप अभी भी, अब कॉमरेड सीताराम येचुरी रहे नहीं, लेकिन उनसे जब भी थे हम लोग जाकर जब पूछते थे कि अब कर क्या रहे हैं, अब ये था कि ब्लेम करना कि ठीक है ये राइटिस्ट एलिमेंट्स जो हैं सो काफ़ी राइज कर गए हैं, RSS ये कर रही है, BJP ये कर रही है, कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मतलब उनका जो एक मेन जो एक ट्रेनिंग ग्राउंड होता था यूनिवर्सिटीज़ से, जहाँ से एक इंडोक्ट्रिनेशन शुरू होता था, इनके जो पैदा होते थे फिर कार्डर्स, कहाँ हैं वो आपको दिख रहे हैं? आपको GNU में देखेंगे कहाँ, इधर इक्का दुक्का आपको यूनिवर्सिटी में कहीं नहीं है। अब क्या पार्टी कुछ कोशिश कर रही है रिवाइव करने के लिए? कुछ नहीं। ग्राउंड पे कुछ पार्टी रिवाइव करने की कोशिश कर रही है? कुछ नहीं आप देख रहे हैं। न लीडरशिप है, न विजन देख रहे हैं, न वो एफर्ट देख रहे हैं जी। तो यही है जो स्टेट ऑफ अफेयर्स सभी का ऐसा ही है। तो जो कह रहे हैं कि लेफ्ट का, अच्छा वो सही कह रहे हैं कि लेफ्ट में हो राइट में हो सबका अपना है, तो ठीक है, आप जिस स्थिति में जो लेफ्ट में हो राइट में हो सबके अपने अपने मतलब आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स हैं। जी जी, आई एम श्योर संकल्प इतना डिटेल्ड जवाब आपको इस एपिसोड में मिल गया, तो पिछले एपिसोड में हम नहीं आपका जवाब आपका सवाल इंक्लूड कर पाए थे, उसकी एक तरह से भुगतान हो गया उसका। उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग यूरोप में राइट की बात कर रहे हैं। मैं मुझे यहाँ तक पता नहीं कहाँ मैंने पढ़ा था, एक स्टडी था या पेपर था किसी का, उसमें एक ये भी कहा जा रहा था कि देखो यूरोप में लोगों को लगता है कि हम तो कॉलोनाइजर्स रहे हैं, हमने रूल किया है वर्ल्ड पे। अब ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इंडिया टाइप के, इंडिया, चाइना, ये सब अब इतने बड़े होते जा रहे हैं, तो उससे भी उनको जो लगे कॉम्प्लेक्स जैसे होता है, कह रहे हैं कि उसका भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एक पॉपुलेशन में पड़ता है। तो फिर होता है कि नहीं माई नेशन शुड बी ग्रेट, वो जो अमेरिका शुड बी ग्रेट इंडियन टाइप का जो है ना, यूरोप में उसका है कि हमारा नेशन फिर से ग्रेट हो जाए, पुराना ग्लोरी वापस आ जाएगी। थर्ड वर्ल्ड कंट्री इतने बड़े बड़े होते चले जा रहे हैं। बस मुझे याद है कि कहीं पढ़ा था इसको भी मैंने। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल है विशाल कुमार यादव का, माफ़ कीजिएगा, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे क्या राजनीतिक रूप से राइट विंग नेताओं, खासकर वो नेता जो कुछ भी बोल सकते हैं बिना मर्यादा का ख्याल किए हुए, पॉपुलैरिटी पाना आसान होता है उनके लिए, और क्या उनकी इसी पॉपुलैरिटी को मीडिया करिश्मा का नाम दे देती है? उदाहरण के लिए अगर हम डोनाल्ड ट्रंप को देखें तो उसमें कोई ऐसा करिश्मा तो नहीं नजर आता, लेकिन वो चुनाव में करिश्मा हो जाता है। क्या हमारे यहाँ भी करिश्मा के पीछे यही हाल है? उम्मीद है DK बिना लाग लपेट के जवाब देंगे इसका। देखिए बिना लाग लपेट के जवाब दें तो सही बात बताऊं, पॉलिटिशियंस को मेरा थोड़ा देखने का एटीट्यूड अलग है। शायद दिन रात उनसे इंटरेक्ट करना होता है। जब प्रिंट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में भी जब हमारे क्लास होते हैं तो मेरा सबसे पहला एडवाइस होता है स्टूडेंट्स को कि पॉलिटिशियंस को रिस्पेक्ट करो जब उनसे डील करना हो। तो कि अगर कोई MLA हो, MP हो, अगर कोई लाखों लोगों को बूथ पे जाके उनका वोट ले लेता है, तो हम जैसे आप जैसे इंडिविजुअल से तो खैर बेटर ही उसको अंडरस्टैंडिंग है जनता की।
तो थोड़ा उनसे जब इंटरेक्ट करो तो ये कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड है कि कुछ नहीं आता है, बकवास करते हैं, ये करते हैं, ये सबसे पहले छोड़ो और तब पॉलिटिक्स कवर करना स्टार्ट करो। एनीवे, ये ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि कुछ भी जो पॉलिटिशियंस उल जरूल बोल देते हैं उसको आप करिश्मा का, तो ऐसा उल जरूल होता नहीं पॉलिटिशियंस में। पहले भी अब जैसे लालू यादव को लोग बोलते हैं कितना रस्टिक है, क्या बोलते हैं, पता था वो किसको एड्रेस कर रहे हैं। वो ट्रंप को आप देखते हैं कि अच्छा इमिग्रेंट्स के खिलाफ, इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्या क्या कहते रहते हैं कि वो पेट्स को खाते हैं, पता नहीं क्या क्या वो उन्होंने आरोप लगाए हैं। हमें आपको उल जरूल लगता होगा, लेकिन उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिनको कि इनसिक्योरिटी है इमिग्रेंट से, अभी हमने कहा ना इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के कारण भी लेफ्ट के राइट के पीछे ये भी कारण रहा है जी। और उसमें जब आप ब्लेम करना शुरू करते हो, अच्छा ठीक है इनके कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो उनके सेंटिमेंट्स को जो उल जरूल हमको लगता होगा, लेकिन उनके सेंटिमेंट्स को एड्रेस करता है वो। अब वो कहते हैं एक दिन में हम यूक्रेन और रशिया का हम वॉर खत्म कर देंगे। अब वहाँ पे जो हमको लगता है कि एक दिन में क्या बात कर रहे हैं, बट पॉइंट इज वहाँ पे जो एक फटीग है, एक फ्रस्ट्रेशन उस वॉर को देखे, लोग चाहते हैं हम लोग क्यों उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन सेंटिमेंट्स को एड्रेस करता है। तो कभी भी जो उनकी जो बोलते हैं उनके पीछे केवल ऐसे ही नहीं होते, कुछ भी बोल देते हैं, उनका हमेशा एक कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, उसको टारगेट करते रहते हैं। इंडिया में भी ले लें आप किन्हीं को भी, जो सीरियस पॉलिटिशियंस हैं वो भी कभी कभी ऐसी ऐसी बातें कहेंगे आपको नागवार गुजरेगी कि ये कैसे बात कर दिया, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। हो सकता है कुछ कोई कम्युनल बोल रहा हो, आपको लगे क्या बकवास कर रहा है, कम्युनल कर रहा है, सर कर रहा है, लेकिन उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। अब वो उनकी वही राजनीति है। करिश्मा की बात करें कह रहे हैं, तो शायद मेरे ख्याल से अब करिश्मा तो अभी इंडिया में किनकी बात होगी, मेरे ख्याल से मोदी जी के कॉन्टेक्स्ट में करिश्मा की बात कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी को वोट इसलिए नहीं पता कि कुछ भी बोल देता है। अभी हमने कहा कि 2002 के बाद उनका एक हिंदू हृदय सम्राट टाइप का जो इमेज था, उनको और भी तरह से देखा जाता है। कुछ लोगों के लिए वो है कि डेवलपमेंट के प्रतीक है, कि वो वहाँ तक विकास लाए, देखो वो गुजरात में किया, यहाँ विकास किया। उनके आलोचक, उनकी एक अलग राय होगी, लेकिन मैं वो कह रहा हूँ कि वो जब बोलते हैं, उनका जो इमेज है, उनके जो वोटर्स हैं, उनका एक अलग अलग स्वरूप है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जी। अब जिनको फूड ग्रेन्स मिल रहा है, मुफ्त के अनाज मिल रहा है, उनके लिए एक मोदी जी का मतलब दूसरा है। जो बड़े बड़े हाईवेज देखते हैं उनके लिए मोदी जी का दूसरा एक रूप है। कुछ लोग सोचते हैं अच्छा ये करप्ट नहीं है, देखिए इनका तो फैमिली ही नहीं है, फैमिली को साथ में नहीं रखते, एकदम करप्ट नहीं है, एक दूसरा रूप है। ऑफकोर्स मतलब आपको सब पे आप आर्ग्यू कर सकते हैं, मतलब उनके पॉलिटिकल एडवर्सरीज होंगे, उनकी अलग राय होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में अलग राय होगी, लेकिन बात यह है कि वो जब बोलते हैं वो हमेशा उनकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है और उससे करिश्मा बिल्ड होता है। तो पॉलिटिशियंस को थोड़ा सा हम लोग को दूसरी तरह से भी देखना चाहिए कि वो अच्छा हैं, कुछ लोग हैं जो कि बहुत ही फिजूल की बातें करते हैं, जो नॉनसेंसिकल बातें कह सकते हैं, लेकिन वो देखेंगे पब्लिक लाइफ में बहुत आगे नहीं जाता। ऐसा नहीं कि जनता उनके लिए वोट देती है, उनका करिश्मा वो बकवास या फालतू बातें करके वो करिश्मेटिक नहीं हो जाते जी। तो उससे छोटे मोटे आपको लीडर्स मिलते रहेंगे, कहीं भी राइज नहीं कर पाते पब्लिक लाइफ में। देखिए अगले 2 सवाल रफाल से जुड़े हुए हैं, दोनों सवाल साथ में लूँगी। रवि जयकुमार पूछ रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट स्क्वाड्रन खतरनाक रूप से एक तरह से प्रिकेरियस स्थिति में है। ऐसा लगता है कि सरकार 114 जेट खरीदने के लिए नया टेंडर जारी करने जा रही है। पहले MMRCA टेंडर में इतने साल लग गए और आखिरकार रद्द कर दिया गया जब भारत ने 36 रफाल जेट खरीदे। पाकिस्तान की तुलना में साउथ एशियाई आसमान में भी भारत की एयर सुपीरियॉरिटी नहीं है, जबकि पाकिस्तान की GDP भारत के 10 गुना छोटी है। वो बोल रहे हैं कि चीन ने हाल ही में 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को रिवील किया है, जो इस एसिमेट्री को चीन के पक्ष में और भी ज़्यादा झुका देता है। सरकार और रफाल खरीदने के लिए फ्रांस के साथ G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सौदा क्यों नहीं कर सकती? केवल 36 खरीदने और फिर स्लो टेंडर प्रोसेस अपनाने का क्या मतलब है? IAF ने पहले ही MMRCA टेंडर के दौरान अमेरिका, रूस, स्वीडन के फाइटर जेट्स का इवैल्यूएशन और एलिमिनेशन किया और रफाल को शॉर्टलिस्ट किया। नए टेंडर में वही विमान फिर से प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं। क्या सरकार रफाल पर G2G डील करने पर भ्रष्टाचार के आरोपों से डरती है? पूरी डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर रही है, इस पर आपका क्या विचार है? कार्तिक पराशर हमारे मेंबर हैं, वो भी पूछ रहे हैं हम रफाल क्यों नहीं खरीद सकते, हमें एक और प्रतियोगिता की आवश्यकता क्यों है? देखिए, एक जो कह रहे हैं ना कि इससे क्या करप्शन का डर है, एक है डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में मुझसे ज़्यादा हमारे कॉलीग हैं, स्नेहित सा इंटरेक्ट करते रहते हैं, उनको एक डर होता है। अपने रफाल में देखा जब 36 लिया था उन्होंने,
सुप्रीम कोर्ट तक बांट गई। अब सुप्रीम कोर्ट में इनको जो है सो एक बंद लिफाफे में देना पड़ा कि क्यों डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या था, जो पूरा सेंसिटिव नेशनल सिक्योरिटी का इशू थे, इनको कोर्ट में जाके देना पड़ा। लीक नहीं हुआ वो सब, लेकिन इससे काफ़ी अनकंफर्टेबल है। अच्छा, अभी कोई डिसीजन ले, ऑफिसर्स में खास के जो है, कभी हम डिसीजन ले लें, फिर आज से 5 साल बाद 7 साल बाद पता चला कि फिर सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, फंसे आप क्यों जी किया जी, और फिर उसमें फंसते हैं, थोड़ा सा एक डर है। दूसरे और भी कई हैं, देखिए उसमें ऑलरेडी प्रोडक्शन रफाल का जो है सुनिए बहुत सारे ऑर्डर्स ऑलरेडी उनके पास में है, तो अभी आप ऑर्डर भी करेंगे अगर, तो आपको डिलीवरी में लग जाएगा 5 साल 7 साल 10 साल लग जाएगा। दूसरा है कि टेंडर अगर आप करेंगे तो टेंडर फिर से ट्रायल्स सारे शुरू हो जाएंगे, फिर से पूरा प्रोसेस लटकता चला जाएगा। उसमें एक आत्मनिर्भर भारत का भी एक कंपोनेंट है कि आप जो कर रहे हैं तो उसमें हमारे यहाँ कौन करेगा, फिर कंपनी कैसे डिसाइड होगी कौन उनके साथ करेगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सब पे डिबेट चल रहा है। और मैं एक्चुअली मेरा ये डोमेन नहीं है, डोमेन मेरे कॉलीग स्नेहस एलेक्स फिलिप का है, और उस पर उन्होंने एक इस पूरे कन्फ्यूजन पे जो है कि उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी कि क्यों नहीं हो पा रहा है डिसीजन। वो स्टोरी हम उनका लिंक हम दे देते हैं, और वो मेरे ख्याल से वो बेटर इक्विप्ड है, मतलब उस स्टोरी से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है और देर क्यों हो रही है डिसीजन लेने में। बिल्कुल। ठीक है, अगला सवाल मधुर सहगल का है। ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 का क्या हुआ, क्या ये राजनीति के कारण अटका हुआ है? देखिए कितने अमेंडमेंट बिल्स आ गए, 2014, 15, 17, 18, 21, 22, मेरे ख्याल 5-6 तो हम लोग देख ही गए उसको। और लेटेस्ट जो 22 जो था लास्ट वाला, वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया था। अब लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, स्टैंडिंग कमेटी में गया, उसके बाद लोकसभा तो नहीं आ गई, वो तो लोकसभा खत्म हो गई अब, तो बिल भी उसके साथ चला गया जी। अब दोबारा से सरकार रिवाइव करेगी कि आपने देख लिया 5-6 अटेम्प्ट तो मोदी सरकार के आने के बाद से ही हो गया है। इस बार भी जो मामला रुक गया था, फंसा हुआ था, क्योंकि बहुत सारे इनके एसोसिएशन है, इंजीनियर्स पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन जो कई पावरफुल बॉडी है, ये काफ़ी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। अपोजिशन का भी कई ऑब्जेक्शन है, इनका कहना है कि इससे अब फार्मर्स बॉडी है जैसे संयुक्त किसान मोर्चा, वो उस समय अपोज कर रही थी, उनका था कि इससे सब हमारा सब्सिडी खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो एसोसिएशन वाले कर रहे हैं कि पूरा प्राइवेटाइज कर दोगे आप सारा, तो फिर हमारा जॉब सारे खत्म हो जाएंगे, कंज्यूमर्स को इतना ज़्यादा ये होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम रेज कर रहे हैं अपोजिशन में, कई पार्टीज को प्रॉब्लम है। उसे फिर आता है कि स्टेट के क्या राइट्स है, आप वो कंकरेंट लिस्ट में जो डिस्ट्रीब्यूटर वाला डिसाइड करते हैं वो सब, उसमें आप कैसे घुस रहे हो जी, क्योंकि वो क्राइटेरियन जो होगा सो हो सकता है उसके बाद से सेंटर तय करना शुरू करेगा, पास कर जाए। तो बहुत सारे मामले हैं उसमें। अब इस सरकार में क्या प्रॉब्लम है कि देखिए अभी सरकार कई दूसरी पार्टीज पे भी डिपेंड करती है, तो अब और ज़्यादा मुश्किल हो गया। अगर 2014 से अगर आप उसको पास नहीं कर पाए, तो अब तो अलग अलग रीजनल पार्टीज के अलग अलग व्यूज होंगे, तो अब थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है अभी इस बिल का फ्यूचर अगर देखें तो। देखिए अगला सवाल भी हमारे मेंबर का है। इस बार हमें कई सारे मेंबर्स के सवाल आए हैं। सत्य प्रज्ञन दास पूछ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST सब क्लासिफिकेशन के पक्ष में ये कहते हुए फैसला सुनाया कि SC कैटेगरीज होमोजेनस ग्रुप्स नहीं हैं और शेड्यूल कास्ट के बीच भेदभाव की अलग अलग डिग्री को उजागर करती हैं। लेकिन जैसा कि कार्यकर्ता एक्टिविस्ट आनंद तेलतुंबड़े ने हाईलाइट किया है, SCs का गठन अनटचेबिलिटी की एकमात्र कसौटी पर किया गया था और इस पर कोई भी उनकी एकरूपता या फिर होमोजेनिटी पर संदेह नहीं कर सकता। तो क्या अंत में सब क्लासिफिकेशन से दलित पहचान या आइडेंटिटी में फ्रैगमेंटेशन नहीं होगा? 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों ने अहम भूमिका निभाई विपक्ष के लिए। तो क्या कांग्रेस को सब क्लासिफिकेशन का विरोध नहीं करना चाहिए? इसके बजाय कांग्रेस की तेलंगाना सरकार ने कहा है कि वे सब क्लासिफिकेशन लागू करेगी। तेलंगाना ही नहीं, हरियाणा ने भी किया, इलेक्शन के ठीक पहले हरियाणा ने भी डिसाइड किया सब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं सब क्लासिफिकेशन लागू करेगी। इनफैक्ट तेलंगाना की बात करें तो आपको याद होगा मोदी जी गए थे वहाँ लोकसभा इलेक्शन के पहले, और वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया था वहाँ मडिगाज के वहाँ सब क्लासिफिकेशन के लिए, क्योंकि मडिगाज वहाँ जो है वो कह रहे हैं कि मालाज हमसे कम नंबर के हैं, कम नंबर में है लेकिन बहुत ज़्यादा हम शेयर वो ले लेते हैं रिजर्वेशन का। तो मडिगाज के करीब 30 साल से वहाँ एजिटेशन चल रहा है, उसके कई एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी है वो सब। तो वहाँ गए थे भाषण देने के लिए, मोदी जी ने भी कहा कि हम सरकार में आएंगे तो हम इस पर कुछ करेंगे। तो अब ये बहुत सेंसिटिव इशू है। अब वहाँ पे ठीक है मडिगाज के मोदी जी कह के आ गए, तो अब जब कोर्ट ने कहा तो रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट ने कह दिया कि ठीक है हम कर रहे हैं उसको। अब ये पूरा मामला जो है देखिए इसमें दो पक्ष है। एक तो जो ये कह रहे हैं कि आनंद तेंदुलकर कह रहे हैं कि ये होमोजेनस है, आप इसको
क्यों आप स्प्लिट करना चाहते हो। ऐसे ही लॉजिक आपको बहुत सारी, जैसे मायावती, उनका वही लॉजिक है कि आप, वो भी क्रिटिकल हैं इस जजमेंट के बारे में। लेकिन दो पक्ष है, एक तो है कि आप दलितों को स्प्लिट कर रहे हो, दूसरा पक्ष ये भी हालांकि है, जो कि जैसे मध्यगाज का कह लें, आपको कई जगह कई स्टेट्स में इस तरह के मिल जाएंगे कि रिजर्वेशन में एक सब ग्रुप को ही सारा मिल जाता है, दूसरों को नहीं मिलता। तो पहले आपने जैसे देखा होगा राजस्थान में, जैसे बहुत सालों एजिटेशन चला गुर्जर्स को लेके, कि गुर्जर्स का कहना था कि सारे जो है सो हमारे रिजर्वेशन में सारे जाट ले जाते हैं, हमको तो उतना मिलता ही नहीं, तो हमको जो है एसटी कैटेगरी में डाल दो। अब एसटी कैटेगरी में डाल दो तो फिर मीनाज खड़े हुए कि फिर हमारा रिजर्वेशन में आप रख ये लोगे। तो ये पूरा रिजर्वेशन वाला जो है ना, इसमें आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग तरह के आर्ग्यूमेंट है। अब है कि आप किस तरफ, किस साइड से आप देखते हो। वैसे ही यूपी की और आर्ग्यूमेंट कि एक है, उनका भी है। अगर आप पूरा देखें डेटा को तो उसमें है कि किसको कम मिलता है, किस सब ग्रुप को, किस कम्युनिटी को कम है, किसको ज़्यादा है सेम कैटेगरी में, ओवरऑल कैटेगरी में। अब ओबीसी में भी वही मामला था। तो इसलिए देखा कि आपने 2017 में मोदी गवर्नमेंट ने एक कमीशन बिठाई, रोहिणी कमीशन, ओबीसी में सब कैटेगराइज करने के लिए। अब कमीशन की रिपोर्ट आई हुई है, साल भर से बैठी हुई है सरकार के पास। अब सरकार को फिर वही लगता है कि उस समय तो था कि अच्छा ठीक है, पहले था कि नॉन यादव्स को लगता था या नॉन डोमिनेंट ओबीसी को लगता था कि अच्छा ठीक है, सरकार को लगा कि अगर हम सब कैटेगराइज करेंगे तो नॉन डोमिनेंट जो ओबीसीज हैं, जो सब मिला के न्यूमेरिकली ज़्यादा होंगे, तो वो हमको वोट देंगे, तो चले गए, कमीशन बैठा दिया। अब जब रिपोर्ट आई है, जो इम्प्लीमेंट करने का टाइम है, तो हाथ पाँव फुल है, क्योंकि फिर उसमें से कितना आएगा नॉन डोमिनेंट ओबीसी, कितना देंगे नहीं देंगे, लेकिन जो डोमिनेंट ओबीसीज है, जो आपकी तरफ खिंचते हुए कुछ आ रहे हैं, उनका कहीं से बहुत सा धड़ा, फिर आपके खिलाफ क्या करेंगे। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है। किस तरह से अप्रोच करते हैं, ये सेंसिटिव है, इसलिए सब पार्टीज का अलग अलग इसमें है। कोई भी पार्टी इसका विरोध भी नहीं कर सकती, बिकॉज हमेशा दूसरा साइड ऑफेंड हो जाएगा। देखिए, दो और सवाल लूंगी। विपिन का सवाल है, हमारे मेंबर है, बोले जनरल इलेक्शंस के बाद उड़ीसा में राजनीति की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या बीजेडी को बीजेपी निकल रही है, और क्या ये राष्ट्रीय पार्टी के लिए नया गुजरात बन सकता है, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से पिक्चर में नहीं है? देखिए, डिपेंड करता है। नवीन पटनायक अभी तो खैर उन्होंने अपने काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, वो लगातार अपने पार्टी के एमएलए से मिल रहे हैं, एमपी से मिल रहे हैं, मतलब इंटरेक्शन काफ़ी हो गया उनको, पहले के अलावा बहुत पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन है। ग्राउंड पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, तो वो तो एक्टिव हो गए हैं। लेकिन नवीन पटनायक का भी एक एज है, अब कितना आगे तक कर पाएंगे, कहाँ तक कर पाएंगे, वो देखना पड़ेगा। जहाँ तक बीजेपी का अभी का देखिए, जैसे 2 राज्यसभा एमपीज बीजेपी के थे, वो जो कि बीजेडी के, जो छोड़ के उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो बीजेपी जब है तो वो तो चिप करती रहेगी ना, वो धीरे धीरे वो आपका गड्ढा खोदती रहती है, आपका एक एक ले लेके, तो वो एफर्ट तो चलता रहेगा बीजेपी का। लेकिन अभी बीजेडी को आप राइट ऑफ नहीं कीजिए। बीजेडी के पास अभी 51 वहाँ पे 51 एमएलएज है। बीजेपी के 78 हैं, बीजेडी के 51 हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रांग अपोजिशन है वो। जी। और जो बीजेडी वाले हमें कहते हैं कि देखिए, लोगों में फिर से हमारे पास सिंपैथी आ रही है कि देखो नवीन बाबू के साथ बुरा कर दिया, तो वो अगला 4 साल बाद जो है सो 4 साढ़े 4 साल जो चुनाव होगा, हम फिर से उसमें जम के लौट के आएंगे। लेकिन तब तक आपकी क्या स्थिति होगी, बीजेपी आपको किस स्थिति में छोड़ेगी, वो देखना पड़ेगा। कांग्रेस एज यूजुअल, कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, तो कांग्रेस को तो जाने ही दीजिए। लेकिन एक दूसरा चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि बीजेपी को रीजनल पार्टीज हमेशा टक्कर देती है। वो कांग्रेस से जहाँ भी होता है ना, कांग्रेस जिस तरह की पार्टी है, एक बार पीछे जाती है तो छोड़ ही देती है। दोबारा कांग्रेस से एक बार कोई स्टेट लूज कर जाए, दोबारा कांग्रेस को आने बहुत मुश्किल होता है। आप कह सकते हैं तेलंगाना में आ गई, बट वो ऐसे इक्के दुखे आप गिना सकते हैं। अदरवाइज स्टेट आफ्टर स्टेट देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, मतलब कई स्टेट्स देख लीजिए। एक बार जब वो निकले, फिर स्लाइड करते ही चले जाते हैं, छोड़ देता है जी। लेकिन उड़ीसा में हम बीजेडी की बात कर रहे हैं, रीजनल पार्टी की बात कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस की तरह से ऐसे गायब ऐसे नहीं होते। तो अब कितना लंबा सस्टेन करेगा? जैसे मैंने भी कहा कि नवीन बाबू हैं, उन्होंने अपना कोई सक्सेसर तो इन्होंने अपना कुछ बनाया नहीं है। किसको सक्सेसर लाते हैं, या फिर केवल उन्हीं पे रहा, तो फिर कोई अगर अगला जनरेशन लीडरशिप को उन्होंने नहीं डेवलप किया, बहुत कम समय है, तो फिर हो सकता है गुजरात जैसी हालत भी हो जाए। लेकिन
राइट ऑफ अभी बीजेडी को अब नहीं कर सकते। जी देखिए, आज का आखिरी सवाल लूँगी। दीपक पटियारी का हमारे मेंबर है, बोल रहे हैं क्या स्टॉक मार्केट इंडाइसेस में गिरावट, बढ़ती मुद्रास्फीति और घटती कंजम्पशन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले कठिन दिनों का संकेत है? क्या आपके पास कोई इंसाइट है कि क्या हमारी केंद्र और राज्य सरकारें हाल के रुझानों को बदलने की तैयारी कर रही है? देखिए, कंसर्न तो है एस्टेब्लिशमेंट में, और एक जनरल वरी तो है, जिससे ही बात करें हम लोग, इकोनॉमिस्ट से नहीं, पॉलिटिक्स में जिन लोगों से बात करते हैं, वो एक इकोनॉमी का स्लो डाउन के बारे में काफ़ी कंसर्न है। लेकिन इस सब्जेक्ट पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बिकॉज इस पे हमारे डोमेन एक्सपर्ट हैं, जैसे हमारे इकोनॉमी एडिटर हैं शरद राघवन, उनकी और राधिका पांडे इकोनॉमिस्ट की, उनकी बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ मैक्रो सूत्रा में। 2 दिन पहले उन्होंने किया था, वो बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने सबको एक्सप्लेन किया है। तो बेहतर रहेगा कि हम डिस्कशन एम्बेड कर दें, जबकि नॉन डोमेन के लोगों को, जैसे मेरे लोग हैं, उस पर मैं अपना कुछ ज्ञान देने की कोशिश करूँ। चलिए, इसी बात पे आप सभी को याद दिला दूं कि जितनी भी लिंक्स की बात और आर्टिकल्स और वीडियोस की बात डीके इस वीडियो में करते हैं, इस एपिसोड में किया है जितना उन्होंने, वो सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और उसी के साथ आप सभी को ये भी बता दूं कि समय की कमी की वजह से हम जो सवाल नहीं ले पाते हैं और नहीं ले पाए हैं इस एपिसोड में, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अगले हफ्ते के एपिसोड में आप सभी के सवाल ले पाएँ। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड भी यहाँ ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।